हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक ऐसी कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसकी कहानी सही मायनों में बहुत ही अनोखी है। इस ड्रामा का नाम है म्याओ द सीक्रेट बॉय या फिर वेलकम। इस कहानी में हमें एक कैट को दिखाया गया है जो कि एक्चुअली में एक ह्यूमन में कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इस बारे में उस कैट को खुद भी नहीं पता, पर एक लड़की के पास आने से वो हमेशा इंसान बन जाता है एंड दूर जाने से वापस से कैट। एंड इस कारण से उसे वो लड़की से भी प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की को तो ऑलरेडी किसी और से प्यार है। तो ये लव ट्रायंगल आखिर कैसे प्ले आउट होगा, चलिए देखते हैं। बट इससे पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। एंड आपके कोई भी अगर सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के और एक लड़की को दिखाया जाता है एक पार्क में। वहाँ वो लड़का उस लड़की को अपनी कैट देने से मना करता है, जिस पे वो लड़की कहती है तुमने ही कहा था तुम इसकी देखभाल नहीं कर सकते। एंड फिर इस किटी को लेकर वो अपने घर आ जाती है। फिर जब वो नहाने जाती है तो वहाँ वो कैट बेड के अंदर चला गया था एंड अचानक बेड के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। अब हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है कि कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। तो लड़की जिसे हमने देखा था उसका नाम है किम सोला एंड वो पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर है एंड एक अपार्टमेंट में अपने फादर के साथ रहती है। उसकी मदर कई सालों पहले ही गुजर गई एंड तब से वो और उसकी फादर अकेले रहते हैं। किम सोला के क्रश भी था जो उसको ऑलमोस्ट बॉयफ्रेंड बन ही गया था, बट अब उनकी बात नहीं होती। सुबह सवेरे घर का बेल बजता है एंड बाहर दुष्यक खड़ा था, सोला का काइंड ऑफ एक बेस्ट फ्रेंड जो उसके ऑफिस में ही उसके साथ काम करता है एंड साथ ये दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। दुष्यक उससे कहता है ये लो ब्रेकफास्ट। एंड पता है आज इस शहर में कौन वापस आ चुका है? वो कहती है कौन? दुष्यक रिप्लाई करता है ली जेसन, यानी कि सोला का एक्स बॉयफ्रेंड, जो उसका बॉयफ्रेंड वैसे तो प्रॉपर्ली कभी बना नहीं था, लेकिन हाँ वो लोग बहुत ज्यादा क्लोज थे एंड सोला का उस पर एक बहुत बड़ा क्रश भी था। ये बात उसे सरप्राइज करती है, बट वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि लास्ट टाइम वो सालों पहले मिले थे एंड तब से आज तक नो कॉन्टैक्ट्स नथिंग। घर से निकलते वक्त वो खुद से कहती है दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें डॉग्स पसंद है और दूसरे जिन्हें बिल्लियां, और वो दूसरे में तो बिल्कुल नहीं आती एंड उसे दूसरी कैटेगरी वाले लोग बिल्कुल पसंद भी नहीं है क्योंकि वो बिल्लियों से नफरत करती है। फिर वो हमसे कहती है मेरे फादर दूसरे टाइप में आते हैं, वो खुद भी एक बिल्ले हैं या फिर कहें एक बिल्ली की तरह वो हमेशा बैठे रहते हैं एक कॉर्नर में। जब से मॉम गई है तब से वहां बैठकर वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं। उसकी खुद से सेल्फ टॉक चली रही थी कि तभी उसके फादर कहते हैं सोला अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वो कहती है अच्छा शादी? नहीं अभी नहीं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ एंड आपका भी तो ख्याल रखना है। फादर कहते हैं तुम्हारी किसने कहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, तुम जाकर अपने लिए नया घर ढूंढ लो। ये बात एक पल के लिए तो बंदी को स्मॉल एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में डाल देती है कि कल आई उनकी नई गर्लफ्रेंड आज बेटी से ज्यादा जरूरी हो गई। वही ऑफिस में हम देखते हैं सोला सभी के लिए कॉफी लेकर आती है, लेकिन ऑफिस में एक बंदी थी जियन जो किसी से भी बात नहीं करती थी, काइंड ऑफ एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट जिसका मेन फोकस काम पे था और यहाँ के बॉस की वो फेवरेट भी थी। अब ऑफिस के काम के बाद जब सोला दुष्य के साथ घर आ रही थी तो वो कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारे फादर ने खुद ही अपने लिए पार्टनर ढूंढ लिया एंड वो खुश रहेंगे। वो कहती है फिर भी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। दुष्य कहता है उनकी छोड़ो अपनी बताओ। जेसन वापस आ चुका है, उसके साथ पहले सब कुछ कैसा था? वो कहती है मैंने उसे हमारी लंबी दोस्ती के बाद एक दिन पूछा था मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ, जिस पे उसने कहा था मैं उसके लिए किम सोला हूँ बस, और क्या। दुष्य कहता है वैसे फिलहाल वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो कहती है हो ही नहीं सकता एंड वो जाने में उसकी थोड़ी बुराई कर देती है, बट जब अचानक उसकी नज़र सच में जेसन पे पड़ती है तो वो उल्टे पैर भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कैट को जो सोला को देख रहा था अपने घर के विंडो के अंदर से। वो कैट हैरानी की बात है कि इंसानों की भाषा में बात कर रहा था एंड अगले ही पल वो इंसान भी बन जाता है। वो हमसे कहता है क्या ये एक सपना है या फिर एक सच्चाई? मैं इसे मिल चुका हूँ बट कब? एंड हम देखते हैं एक छोटे प्यारे बच्चे को सोला अपना स्कार्फ देती है ठंडी से बचने के लिए। एंड वही दूसरी तरफ जेसन का न्यूली ओपन कैफे हमें दिखाया जाता है जहाँ दुष्यक सोला को लेकर आ गया था और जेसन उन्हें इग्नोर करता है। तभी फिर हम देखते हैं उस कैट को उसे उसकी ओनर कैफे में छोड़कर चली जाती है। एक्चुअली ये कैट जेसन की है, बट उसे बिल्लियों से एलर्जी है इसलिए उसने किसी और को संभालने के लिए इसे दिया था, लेकिन सभी लोग उसे मना कर देते हैं। सोला मौका देके उसके पास आती है और कहती है ये मुझे दे दो, मैं इसे संभाल सकती हूँ। ये सीन बिल्कुल वही था जिसे शुरुआत में हमने देखा था। जेसन साफ इनकार करता है कि तुम्हें तो मैं कैट देने ही नहीं वाला क्योंकि तुम्हें कैट्स वैसे भी पसंद नहीं, लेकिन किसी तरह उसे मनाकर बिल्ली को लेकर अपने घर आ जाती है एंड इस बिल्ले का नाम था सरगी। फिर हम देखते हैं सोला को ये नाम उतना पसंद नहीं आता। अगर बात की जाए इस कैट की तो घर आते ही जैसी सोला नहाने जाती है कैट उसके कपड़ों को टच करता है एंड वो अचानक एक इंसान में बदल जाता है। एंड जब सोला सो जाती है तो फिर वो दोबारा इंसान बनकर एक प्रॉपर ह्यूमन की तरह चल फिर रहा था। एंड हैरानी की बात तो ये थी जब मर्जी वो ह्यूमन बन जा रहा था और जब मर्जी कैट। लेकिन कैसे?
और अगर ऐसी पावर्स उसके पास थी तो वो कैट बनता ही क्यों है, हमेशा ह्यूमन बनकर क्यों नहीं रहता। घर पे सोला के फादर ऐसे अनजान परछाई देख खुद भी थोड़े डर गए थे। एंड वही हमारा कैटमैन घर के बाहर कदम रखता है, पर गाड़ियों के शोर से वो एकदम डर कर अंदर आ जाता है, क्योंकि बिल्लियों की सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना होती है। वैसे अगर बात की जाए फादर की तो वो पूरे मूड में थे कि आज इस परछाई का तो पर्दाफाश करना ही है। अब सरगई करे भी तो करे क्या। वो बिल्ला बन जाता है एंड जैसे ही फादर रूम का दरवाजा खोलते हैं वो जमकर उन्हें डरा कर गिरा देता है। वही अगली सुबह उसके फादर कहते हैं अपने और इस बिल्ले के लिए नया घर ढूंढ लो। वो कहती है आप मुझे जाने बोल रहे हो एंड किसी और के साथ यहाँ अकेले रहोगे। वो कहते हैं मैंने ऐसा कब कहा। एंड अचानक वहाँ कुछ लोग आ गए थे जो इस घर को खरीदने के लिए आए थे, यानी फादर इस घर को भी बेचने वाले हैं। ये बात सोला को हर्ट करती है कि कहीं उनके भोले वाले फादर को उनकी नई गर्लफ्रेंड चूना ना लगा दे। सरगे ये सब देख के कहता है लगता है ये लड़की भी मेरी तरह जायदाद से बेदखल होने वाली है। वो ऑफिस में पूरे दिन सोला काम करी थी एंड फिर लंच टाइम में वो बिल्लियों का मजाक उड़ाती है कि डॉग्स को देखो वो कितने लॉयल होते हैं, पर वही कैट्स उनका तो जैसे खुद पर अलग ही कॉन्फिडेंस है, वो खुद को इंसानों के बराबर मानती है एंड कभी भी बात नहीं सुनती। इसे ठीक दूसरी तरफ हमारा सरगे बस घर का मुआयना ले रहा था, यानी स्वादिष्ट डिशों को टेस्ट करना एंड इंसान आखिर अपने घर पे क्या क्या रखते हैं ये सब कुछ देखना। सोला फिर ये भी कहती है कैट्स सिर्फ लोगों को अपना सर्वेंट मानते हैं एंड कोई भी काम नहीं करते, वो सेल्फिश होते हैं। वहीं अगर डॉग्स उनकी जगह हो तो वो ओनर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कैट्स उनके अंदर इमोशंस ही नहीं है। अब इतना सब बुरा तो उसने बोल दिया, लेकिन हमारा सरगे इसके ठीक अपोजिट बेहोश पड़े फादर को पीठ पर उठाकर नीचे लेकर आता है। जैसे सुबह वाली सोला की बातों से फादर हर्ट हुए थे, इसलिए उनकी ये कंडीशन हो गई। नीचे काट उस बंदे को देख हैरान था क्योंकि उसने कैटमैन को कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, बट फिर एम्बुलेंस उन्हें अपने साथ ले जाती है एंड सरगे सबकी नजरों से गायब दोबारा एक कैट बन गया था एंड वो समझ नहीं पाता कैसे, क्योंकि वो इंसान बन भी नहीं पा रहा था। वहीं हम देखते हैं सोला तुरंत हॉस्पिटल आती है जहाँ से पता चलता है कि उसके फादर की जो गर्लफ्रेंड है वो एक्चुअली उनकी पोइट्री क्लास में होने वाली थी एंड वहाँ उन दोनों को सच में इतना क्लोज देख सोला कहीं ना कहीं फील करती है मे बी वो साथ में खुश रहेंगे। दरअसल फादर वो लेडी मिस बैंक के साथ कंट्री साइड शिफ्ट हो रहे थे एंड इसी वजह से वो इस घर को बेच भी रहे हैं। दूसरी तरफ सरगे बारिश से बचने छिप गया था, लेकिन वो इंसान नहीं बन पा रहा होता। तभी उसे रास्ते में सोला गुजरती हुई नजर आती है एंड वो उसके सामने अचानक एक इंसान बन जाता है। सोला रोते हुए पार्क तक आती है, शिनियो कि उसकी ज़िंदगी में क्या सब हो रहा है एंड उसने सिचुएशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था, बट स्टिल वो अनईजी फील करी थी कि फादर कल चले जाएंगे और कल से उसे एक नई जगह जाकर रहना होगा अकेले। ठीक उसके पीछे सरगे उसकी बात सुन रहा था, बट वो रिप्लाई नहीं देता। सोला को लगता है शायद पीछे जेसन है, वो सारी बात कह देती है, लेकिन पीछे उस एंड में बस एक बिल्ला दिखता है। अब उसे देख वो उसके नोज को वैसे ही टच करती है जैसे उसने स्कार्फ वाले बच्चे का किया था एंड एक फ्लैशबैक के थ्रू हम देख पाते हैं कि वो बच्चा रास्ता भूल गया था। इसे सोला अपना स्कार्फ देकर उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी हेल्प करने चाहती है, लेकिन अचानक वो बच्चा एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया था एंड सोला को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो बच्चा कहाँ गया। प्रेजेंट सीन में वो घर पे आकर सो जाती है। ये सोच भले ही कल से फादर उसके साथ ना रहे, लेकिन अब उसके पास भी एक पार्टनर है, उसकी कैट सरगई, बस नाम बदलना होगा इसका। अब अगले दिन हम देखते हैं सोला के फादर और मिस बैंक कंट्री साइड शिफ्ट होने के लिए निकल गए थे एंड यहाँ उन्होंने घर भी अपना बेच दिया था, लेकिन अब तक सोला ने अपने लिए कोई भी अपार्टमेंट नहीं ढूंढा होता। इसलिए मिस बैंक कहती है तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो, मेरा बेटा फॉरेन टूर पे है एंड वो बहुत कम ही घर पर रहता है। सोला कहती है थैंक यू सो मच मिस बैंक एंड मैं आपको इस घर के लिए रेंट भी पे करूंगी। थोड़ी डीप हार्टेड कन्वर्सेशन के बाद फाइनली सोला अपने फादर को गुड बाय करती है और कहीं ना कहीं शायद अब वो खुश थी अपने फादर की नई जर्नी के लिए, जहाँ कंट्री साइड अपने जैसे एक पोएट के साथ वो कहानियों को पढ़ेंगे और लिखेंगे शहर की नॉइस पोल्यूशन से दूर एकदम शांति भरे माहौल में। वैसे बात की जाए नई घर की तो वो घर जेसन की कैफे के ठीक सामने था एंड सोला ये देख पागल हो जाती है कि अब जेसन क्या सोचेगा, मैं इतनी डेस्परेट हूँ कि ठीक सामने ही घर कर लिया, कोई कोइंसिडेंस है, इस बात को मानेगा भी नहीं। फिर घर एंटर करते ही तुरंत उसे जेसन का कॉल भी आ जाता है। वो छिपकर बात करती है एंड बाद में उससे मिलने जाती है, बट कुछ भी बताती नहीं कि वो कहाँ रहती है। जेसन कहता है आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा र्यूड था, मुझे नहीं पता था तुम्हारी फादर की ऐसी हार्ट कंडीशन है। तो जब उसके फादर हॉस्पिटल में थे तभी वो सोला को सरगे के लिए पूछने कॉल करा था कि वो उसका ख्याल नहीं रखती। वो कहती है कोई बात नहीं एंड फिर वो उसे सरगे के लिए कुछ सामान देता है एंड ऑफर करता है कि वो घर तक खुद सामान ले जाएगा, लेकिन सोला ऐसा होने कैसे ही देती भला, इसलिए उसे घूमकर एक लंबा रास्ता लेकर घर आना पड़ता है। फिर घर आकर वो सरगे का नया नामकरण करने का सोचती है एंड उसका नाम उसने डिसाइड किया था होंगजो, जिसका कोरियन में मतलब होता है ब्लश करना। वहीं अगले दिन से यहाँ से उसे ऑफिस निकलना था, लेकिन उसके भूलने की आदत बहुत ही बुरी थी। हर 2 मिनट में वो बार बार घर आ रही थी कुछ ना कुछ वापस लेने, लेकिन एंड मोमेंट पे भी वो फ़ोन को भूल जाती है। इसलिए हमारा होंगजो बस स्टैंड तक जाता है उसे फ़ोन देने, पर वो उसे देख भी नहीं पाती।
थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो गई थी एंड वो भीग ना जाए इसलिए हुंचो अम्ब्रेला लेकर निकल पड़ता है बस स्टैंड के लिए। लेकिन अम्ब्रेला हवा से दूर दूसरी तरफ उड़कर गिर गया था एंड इससे हुंचो कैट में दोबारा बदल गया था। बट अम्ब्रेला के पास आते वो दोबारा इंसान बन जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस बार बिना 16 के करीब आए खुद से ही कैसे इंसान बन गया। वो काफी सोचता है एंड तब उसे आखिरकार समझ आता है क्या इधर 16 या उसका कोई भी सामान जिसमें उसकी खुशबू या उसके द्वारा उसे यूज किया गया हो उसे टच कर वो इंसान बन सकता है। यानी 16 उसके लिए स्पेशल थी। वहीं फिर अम्ब्रेला लेकर बंदा या फिर कई बिल्ला निकल जाता है 16 की हेल्प के लिए। बट सरप्राइज सरप्राइज उसके आने से पहले ही जेसन वहां पर आ गया था। एंड हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि पता नहीं कैसे जेसन का हृदय परिवर्तन हो रहा था एंड ये देख हमारे बिल्ले को जेलसी फील होती है। वही घर के सामान में 16 को आर्ट ब्रशेस एंड कुछ नोटबुक्स मिलते हैं जिन्हें देखकर उसे याद आता है अपनी हाई स्कूल कॉलेज लाइफ जब वो दुशिक जेसन तीनों एक ही साथ पढ़ते थे। उन्हें आर्ट का बहुत शौक था। लेकिन आज देखो ऑफिस के काम में बंदी अपना पैशन ही भूल गई। ऑल्दो ऑफिस का काम भी क्रिएटिव जॉब ही था बट यहाँ वो एट द एंड वर्क एज इंस्ट्रक्टेड करती थी कि खुद के इनपुट्स बहुत ही कम रहते थे। उसे वहाँ अपने और जेसन के साथ बिताए पल भी याद आते हैं जब वो हाई स्कूल के दौरान उसे खुद से जाके बात करती थी। एंड जेसन कम बोलने वालों में से था। वो एक ऑर्फन था जिसे उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया एंड उस वक्त वो किसी और फैमिली के साथ था। इसे नए लोगों के साथ ओपन होने में वो कंफर्टेबल नहीं था। 16 वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसके सामने वो ओपन होता है। बट पता नहीं अब उसे क्या हो गया। वहीं हमें पता चलता है जियोन यानी ऑफिस की सबसे डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो बॉस की भी फेवरेट है, शायद वो कहीं ना कहीं दुष्यक को पसंद करती थी क्योंकि उसके पास एक पुराना इरेजर था जिस पे दुष्यक का नाम लिखा होता है। बट हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि ऑफिस में वो दुष्यक से ठीक से बात भी नहीं करती लेकिन घर पर वो उसी को याद करती है। वही हूँ जो घर से बाहर निकलता है जेसन के कैफे और जेसन को घूर रहा था कि आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है कि मेरी पुरानी ओनर और अभी के ओनर 16 दोनों ही इसके दीवाने हैं। तभी फिर 16 भी वहाँ पर आ जाती है एंड दुष्यक इस दौरान जेसन से बात कर रहा था एंड 16 को नजर पड़ती है कैफे के ऊपर वाले मंजिल पे जहाँ उसका बल्ला था। जब तक वो सीढ़ी लगाकर उसे उतार पाती तब तक वो खुद नीचे आ जाता है एंड इस बीच फिसलकर वो खुद गिरने वाली थी बट हमारा कैटमैन इंसान बनकर उसे बचा लेता है। वो कहती है तुम हो कौन एंड अगले ही पल वो गायब हो जाता है। लेकिन अगले दिन ऑफिस जाते वक्त दोबारा हूँ जो ह्यूमन में बदल कर उसका पीछा करता है। एक्चुअली उसने 16 का टूथब्रश अपने पास रख लिया था ताकि वो कभी भी इंसान बन सके। अब पूरे रास्ते इंसान बन वो उसका पीछा करता है एंड क्योंकि बंदे ने उसे चोट लगने से बचाया था तो वो उसे अपना खाना ऑफर करती है, ड्रिंक्स भी फ्री में दिलाती है एंड साथ ही बस के पैसे भी देती है। लेकिन हुंग जो रुकी नहीं रहा था, बंदे को उसके ऑफिस में भी इंटर करना था तो वो कहती है अरे यहाँ नहीं आ सकते तुम, अब एक मदद के बदले जान ही ले लोगे क्या। एंड घर आकर वो खुद से कहता है मैं इंसान तो बन गया लेकिन इंसानों वाले कोई लक्षण नहीं सीख पाया। वही शाम को 16 घर आकर देखती है तो आज भी पीछे की खिड़की खुली थी एंड घर पर वही सॉफ्ट टॉय पड़ा हुआ था जो सुबह कैटमैन उसे ले रहा था। यानी कैटमैन उस घर पर ही है एंड ये देख 16 भाग कर जेसन को बुला लाती है। पर उसे क्या पता था ये काम तुम्हारे हुंगचो का ही है। जेसन और 16 वहीं ये तो नहीं पता लगा पाते ये हुआ कैसे, बट खुद दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे एंड वो एकदम किस करने वाले ही होते हैं कि तभी हमारा कैटमैन ह्यूमन फॉर्म लेकर उनके सामने आ जाता है एंड दोनों ये देख घबरा जाते हैं कि दरवाजा बंद है तब भी तुम अंदर कैसे आ गए। वो पूछते हैं तुम हो कौन। इससे पहले हुंगचो कुछ जवाब दे पाता अचानक मिस बैंक का कॉल घर पे आता है एंड वो कहती है मेरा बेटा जल्दी लौटने वाला है तो तुम डरना मत एंड उसके पास फोन नहीं है एंड वो थोड़ा शर्मीला सा है। वो लोग समझ बैठते हैं ये मिस बैंक का बेटा कुक बोंग है यानी इस घर का मालिक। और अगले ही पल जेसन घर से बाहर चला गया था एंड वही 16 कुक बोंग का एटीट्यूड देखकर हैरान थी कि अभी तो मिले हैं एंड ये मुझसे नाम लेकर बात कर रहे हैं, दोस्त समझ बैठा है क्या। लेकिन फिर वो खुद उसका मजाक उड़ाती है कि तुम्हारा सर नेम मिस बैंक वाला ही होगा यानी कि बैंक और नाम है गुक बोंग, मतलब तुम्हारा नाम है बैंक गुक बोंग। एंड ये बोलकर वो हंसने लगती है। लेकिन अगले ही पल बंदी डर जाती है क्योंकि नजर हटते ही इंसान गायब, वहाँ बिल्ला आ चुका था। अब अगली सुबह सारी बात वो दुष्य को बता रही थी कि सुबह से वो बच्चों की तरह उसे परेशान कर रहे हैं, जिस पे वो कहता है फिक्र मत करो शाम को मैं और जेसन जाकर उसे ठीक कर देंगे। एंड हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि आज जेसन फ्री था। ऐसे तो बंदे को बहुत काम होता है। शाम को अब दोस्त आने वाले थे इसलिए 16 पहले से कुछ तैयारियां करी थी जिसके लिए वो खाने का सामान खरीदने सुपरमार्केट जाती है। एंड बात खाने की हो तो हमारा गुक बॉन्ग पीछे कैसे ही हटता, वो भी आ जाता है एंड डायरेक्ट तैरती हुई मछली उठा लेता है क्योंकि बिल्ला जो ठहरा अब काफ़ी सारी एम्बेरसमेंट एंड दजरमंद लोगों के खाने का सामान खरीद कर 16 घर आ जाती है। जब दुष्यक और जेसन भी कुछ देर में आ गए थे लेकिन उन्हें पता चलता है कि गुक बॉन्ग तो घर पर ही नहीं है। पर फिर जब दुष्य वॉशरूम के लिए ऊपर जाता है तो वहाँ हमारा कैटमैन खड़ा था एंड अगले पल उसे देख वो बिल्ला बन जाता है। दुष्यक ने बहुत सारे शॉट्स लिए थे, इसे नशे में होने की वजह से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वही 16 आज बहुत ज़्यादा खुश थी जेसन और उसने साथ में इतना सारा वक्त बिताया। बट गुक बॉन्ग जानता था कि जेसन ने आज जो कुछ कहा वो प्यार के लिए नहीं बल्कि जस्ट एज अ फ्रेंड का, जिसे 16
गलत समझ रही है। सोला आज की बात से खुश होकर वेबटून पे काम करना स्टार्ट करती है। ये वेबटून उसकी ज़िंदगी की लव स्टोरी पे बेस्ड है। अगले दिन ऑफिस के वक्त भी कलीग्स ने उसका वेबटून पढ़ लिया था, थैंक्स टू दर्शक। सोला इंतजार में थी क्या जेसन इसे पढ़ा होगा, क्योंकि उसने मेजरली उसके लिए इसे लिखा था। अब बंदी डायरेक्ट तो ये बात उसे पूछ नहीं सकती, इससे आज शाम के फ्रेंड्स रियूनियन में जो सभी लोग आते हैं तो ये बात उठ गई थी। तो वो पूछ ही लेती है क्या उसने इसे रीड किया। वो कहता है मुझे लगता है सोला को स्टोरी को भूल कर एक नई कहानी लिखनी चाहिए, एक फ्रेश स्टोरी। वही हम ये भी जान पाते हैं कि जियोन एक्चुअली में इनकी ही हाई स्कूल कलीग है, जो स्कूल आर्ट कंपटीशन में ग्रैंड प्राइज विनर थी। बट उसके शाय होने की वजह से उसे कोई भी याद नहीं रखता सिवाय जेसन के, जो एक बार में उसे पहचान लेता है। लिखी नजर है। वही सोला घर आकर सोच रही थी कि वो वेबटून पे लिखे भी तो क्या लिखे। जेसन ने तो साफ इनकार कर दिया और वही सब याद कर रोने भी लगती है, क्योंकि गुबोंग ने भी उसे कहा था वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये बात समझकर वो फाइनली जेसन को कन्फ्रंट कर पूछती है क्या वो उसे कभी एक्सेप्ट करेगा या नहीं। जेसन कहता है वो हमेशा उसके लिए सोला ही रहेगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। घर आकर उसे रोता हुआ देख वो कैट चाहकर भी उसके गले नहीं लग सकती। एंड कैटमैन सोचता है कैट्स की अपनी लिमिटेशंस होती है बट ह्यूमंस की नहीं। एंड इंसान बनकर वो उसके पास बैठता है और उसे कंफर्ट करता है। अगर दूसरी तरफ आए तो हमारे सामने असली राज खुलता है कि आखिर क्यों जेसन सोला से दूरी बनाकर चला गया था। एक्चुअली सालों पहले सोला और जेसन एक पार्क में थे एंड उन्होंने एक दूसरे को किस किया था। वहाँ सोला के पास जो रेड स्कार्फ था वो शाम को घर जाते वक्त जेसन को रास्ते में पड़ा मिलता है। वॉज रैप्ड अराउंड अ कैट एंड उसे एक कैट के ऊपर रैप किया गया था। ये कैट वही बच्चा था जिसे सोला ने अपना स्कार्फ ठंड से बचने के लिए दिया था। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग में जेसन सोच बैठता है सोला ने एक प्यारी कैट को रोड के किनारे यूं ही छोड़ दिया, वो भी इस ठंड में। एंड जो लड़की एक कैट का ख्याल नहीं रख सकती क्या वो सच में एक अच्छा इंसान होगी। जैसा जेसन के इतने ज़्यादा सोचने के पीछे कारण था उसका खुद भी एक ऑर्फन होना, जिसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। एंड इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में उन दोनों को अलग अलग दिखाते हुए कहानी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब तक तो बस कुछ ही राज खुले हैं, आगे और भी बहुत सारे ट्विस्ट हैं जो आना बाकी है। एंड कैटमैन से रिलेटेड भी बहुत सी चीज़ें हमें आगे पता चलेंगे। तो उन्हें जानने के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब आगे आने वाले पार्ट्स को भी देख सकूं। एंड आपके रिकमेंडेशंस और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग, सी यू सून।